कि क्या आप कभी किसी इंसान को खाना चाहोगे। तुत्सी कम्युनिटी की महिलाओं और बच्चों के साथ मासिस ने बलात्कार किया और उन्हें मार डाला। 11वें दिन तक इनका खाना खत्म हो चुका था और ऐसी सिचुएशन में जब भूखा मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था तो बहुत ही मैसिव स्केल पर औरतों के साथ बहुत ही डरावने और दिल दहला देने वाले एक्ट्स करना स्टार्ट के लिए उन्होंने वहां की बहुत सारी औरतों को मारना चालू किया जो कि काला जादू करती थी। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की लाश को खाना स्टार्ट कर दिया। कारण प्लेन एक पहाड़ी से जाकर टकराता है और वहीं पर क्रैश हो जाता है, जिसमें कि कुछ पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सड़कों पर खून बह रहा था, तुत्सी लोगों को बिना किसी दया के मारा काटा जा रहा था। 8 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार हो चुका था। ऐसी लड़की जो अपनी क्लोथिंग और मेकअप से अपने आप को और भी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव बनाती है। इस तरह से 45 में से कुल 16 लोग ही उस क्रैश में बच सके। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस। दोस्तों 1972 में एक रियल लाइफ ट्रेजिक मोमेंट हुआ था उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के साथ, जिसे एंडीज फ्लाइट डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ यह था कि 12 अक्टूबर साल 1972 को साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये प्लेन जा रहा था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे थे रग्बी टीम के हट्टे कट्टे प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स थे, तो इन प्लेयर्स के फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए थे। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी, इसमें सिर्फ 3 घंटे लगने थे। लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां। हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां यहीं पाई जाती हैं और यही पहाड़ियां उन पैसेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ी होने वाली थी। 12 अक्टूबर के दिन इन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रुक जाएंगे और अगले दिन उड़ान भरेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है और फिर अगले दिन ये विमान दोबारा टेक ऑफ करता है और कुछ देर तक सफर काफी सुहाना रहता है। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अचानक से प्लेन में भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है और प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। प्लेन के चारों तरफ बादल आ जाने के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण प्लेन एक पहाड़ी से जाकर टकराता है और वहीं पर क्रैश हो जाता है, जिसमें कि कुछ पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब चूंकि प्लेन क्रैश हो चुका था, इसलिए उनके पास ज्यादा कुछ खाने को भी नहीं था। उन्होंने कुछ दिनों तक चॉकलेट्स, एलमंड्स और जैम जैसी चीजों को जो कि प्लेन में ही थी उनको खाकर बिताए। 11वें दिन तक इनका खाना खत्म हो चुका था और ऐसी सिचुएशन में जब भूखा मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा लाशों को खाने का। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की लाश को खाना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से 45 में से कुल 16 लोग ही उस क्रैश में बच सके। अब देखो, अगर किसी नॉर्मल कंडीशन में किसी भी इंसान से अगर पूछोगे कि क्या आप कभी किसी इंसान को खाना चाहोगे, तो कोई भी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेगा और मना कर देगा। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके हम पहले बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे, जो कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी हुआ था। उसमें भी यही बताया गया था कि अगर आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहाँ लोगों के हाथ में पावर हो, तो वो उस पावर का इस्तेमाल कई बार गलत तरीके से करने लग जाएंगे। नंबर 2, बाईस्टैंडर इफेक्ट। दोस्तों, अगर आप किसी का मर्डर होते हुए देखो, तो क्या आप उस इंसान को बचाने के लिए जाओगे या फिर क्या आप उस मोमेंट पर पुलिस को कॉल करोगे? इस केस में ज्यादातर लोगों का आंसर होगा यस। बट 1964 में न्यूयॉर्क सिटी में किटी जेनोविस नामक एक महिला एक दिन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आ रही थी। तभी एक आदमी जिसका नाम विंस्टन मूजले था, उसने किटी जेनोविस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो किटी को असॉल्ट करने लगा और चाकू से उसकी बॉडी को घोंपने लगा और ऐसा वो लगातार 30 मिनट्स तक करता रहा। इस दौरान किटी जेनोविस कई बार रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो और उसने लोगों से भी मदद की कई बार गुहार लगाई कि मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मार रहा है। बट इतना चिल्लाने, रोने, गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। वहाँ पर कई सारे लोग थे जो ऐसा होते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी किटी की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, जिनमें किटी के कुछ नेबर्स भी थे। इनफैक्ट 37 लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा, लेकिन फिर भी कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने उनकी मदद क्यों नहीं करी, तब ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई यही था कि सबने ये एज्यूम किया कि कोई और उसकी मदद कर देगा। नाउ इसी को लेकर फिलिप जिम्बार्डो एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। द
मोर पीपल प्रेजेंट द रेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एनी वन पर्सन फील्स टू एक्ट। यानी कि जितने ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि कोई एक उस काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। नाउ इस एग्जाम्पल से सीखने वाला लेसन ये है कि कल को भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जहाँ आप किसी भीड़ वाली जगह पर हो और आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा हो, तब बचाओ बचाओ बोलने की या ये एज्यूम करने के बजाय कि कोई ना कोई आके आपकी हेल्प करेगा, इन सब के बजाय आप लोगों से स्पेसिफिक होके हेल्प मांगो। जैसे कि आप कह सकते हो कि ओ रेड शर्ट वाले भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प करो, या फिर ओ व्हाइट सूट वाली मैम प्लीज मेरी हेल्प करिए। या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके उनसे बोल सकते हैं कि आप एटलीस्ट पुलिस को तो कॉल कर दो। जब आप स्पेसिफिक होके हेल्प मांगोगे तब चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आके आपकी हेल्प करेगा या करेगी या किसी और को आपकी मदद के लिए बुलाएगा। तो इस तरीके से आप बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट से बच सकते हो। नंबर 3, मोरल जस्टिफिकेशन। दोस्तों 1692 में सलेम विच ट्रायल्स के नाम से एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था। मैसेच्यूसेट्स में पुरिटन नाम की एक कम्युनिटी थी जिन्होंने ये मान्यता बनाई कि उन्हें अपनी सोसाइटी से ईविल यानी कि बुराई को खत्म करना है, जिसके लिए उन्होंने वहाँ की बहुत सारी औरतों को मारना चालू किया जो कि काला जादू करती थी। उन्होंने बहुत ही मैसिव स्केल पर औरतों के साथ बहुत ही डरावने और दिल दहला देने वाले एक्ट्स करना स्टार्ट कर दिए। उनको जेल में डालकर टॉर्चर करना, फांसी लगा देना, बुरी तरह से पीटना और भी न जाने क्या क्या। और ये सभी चीजें हो रही थी सभी महिलाओं के साथ जो कि काला जादू करती थी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें अपनी सोसाइटी को प्योरीफाई करना था जो कि इन महिलाओं की वजह से ईविल हो गई थी, और इसीलिए वो लोग ये सारी चीजें कर रहे थे महिलाओं के साथ। जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो कहते हैं कि फ्रेम योर एक्शंस एज सर्विंग ए नोबल पर्पस एंड यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग। यानी कि आप अपने गलत एक्शंस को भी जस्टिफाई कर सकते हो ये कहकर कि आप ये सब बुराई को हटाने के लिए कर रहे हो या फिर एक ग्रेटर गुड के लिए कर रहे हो। आपने देखा भी होगा कि कई सारे लोग मासूम पशुओं की बलि दे देते हैं ये कहकर कि इससे हमारे कर्म शुद्ध होंगे या हमें स्वर्ग मिलेगा या हमें बेहतर हूरें मिलेंगी और भी न जाने क्या क्या। ऐसी अनगिनत सुपरस्टिशियस एग्जांपल्स आप देखते होंगे अपनी एवरीडे लाइफ में। अगर अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। प्ले एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। दोस्तों इस लेसन को समझने के लिए हिस्ट्री का एक एक्सट्रीम एग्जांपल आपको बताता हूँ जो 1968 में हुआ था वियतनाम वॉर के टाइम पे, जिसे माय लाई मैसेकर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि यूएस और वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी। तब यूएस के कुछ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स माय लाई नामक एक गाँव में घुस गए। न उन्हें ऑर्डर मिला था कि वियटकॉन्ग की फोर्सेस अगर उन्हें वहाँ मिले तो उनको मार देना है, लेकिन जब यूएस सोल्जर्स उस विलेज में पहुंचे तो वहाँ वियटकॉन्ग का कोई भी सोल्जर नहीं मिला। वहाँ पर सिर्फ अनआर्म्ड सिविलियंस थे जो कि अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी और बाकी लोग खेती बाड़ी इस तरह के कामों में लगे थे। बावजूद इसके लेफ्टिनेंट विलियम कैली ने अपने सोल्जर्स को उन ग्रामीणों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में वहां नरसंहार शुरू हो गया, जिसमें कैली ने स्वयं कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गोली मार दी। अपने बच्चों को बचाने वाली माताओं को गोली मार दी गई और जब उनके बच्चे भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें भी मार दिया गया। झोपड़ियों में आग लगा दी गई और जो भी अंदर था जिसने भी भागने की कोशिश की उसे गोलियों से भून दिया गया। निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या के अलावा सैनिकों ने अनगिनत पशुओं का वध भी किया, अज्ञात संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार किया और गाँव को भी जला दिया। बताया जाता है कि कैली ने दर्जनों लोगों को, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनको मशीन गन से मारने से पहले उन्हें बेरहमी से खाई में घसीटा था। इस नरसंहार के खत्म होने तक 504 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 182 महिलाएं थीं और उनमें से भी 17 महिलाएं ऐसी थीं जो प्रेग्नेंट थीं और 173 बच्चे, जिनमें 56 ऐसे बच्चे थे जिनकी एज 1 वर्ष से कम थी। नाउ इस पूरी घटना के बाद जब सोल्जर से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तब उन्होंने अपने एक्शंस को ये कहते हुए जस्टिफाई किया कि वी आर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम हायर रैंक ऑफिशियल्स, यानी कि हम सिर्फ हायर रैंक से मिले ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। नाउ ये एग्जांपल आपको बताता है कि कैसे अगर आप किसी इंसान को एक रोल प्ले करने को बोलो, एक आइडेंटिटी दे दो या उसे एक टाइटल दे दो, तो कई बारी लोग उसे आंख बंद करके फॉलो करने लग जाते हैं और ऐसा करते वक्त वो खुद के हिडन एजेंडाज को पूरा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और इसी को लेकर साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो कहते हैं कि गिव पीपल ए टाइटल एंड दे लिव अप टू इट ऑफन इन एक्सट्रीम वेज, यानी कि लोगों को एक टाइटल दे दो तो वो उसे एक्सट्रीम्स में भी फॉलो करेंगे। और ये करने के लिए कई बारी साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे बोलते हैं डीह्यूमनाइजेशन, टर्निंग पीपल इनटू अदर्स। दोस्तों एक काफी शॉकिंग रियल लाइफ एग्जांपल इसका रवांडा जेनोसाइड का है जो कि 1994 में हुआ था। बेसिकली रवांडा में दो तरह की कम्युनिटी पीसफुली रहती थी, हुतू और तुत्सी। तुत्सी कम्युनिटी माइनॉरिटी
अथॉरिटीज में थी। तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स और मिलिटियंस ये सभी तुत्सी लोगों को ये कहकर प्रचार कर रहे थे कि ये लोग मनुष्य से कमतर हैं और उन्हें एनईएनजी यानी कि कॉकरोचेस और एंजोका यानी कि सांप कहकर बुलाया करते थे। और ये चीज रेडियो ब्रॉडकास्ट में, पैम्पलेट्स में, स्पीचेस में लाइव ब्रॉडकास्ट होती थी पूरे के पूरे देश में, जिस वजह से लोग तुत्सी लोगों को सांप और कॉकरोचेस की तरह समझने लगे। और इसके साथ ही तुत्सी लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडास चलाए गए, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और फैब्रिकेटेड स्टोरीज फैलाई गई। और इसके बाद हैवानियत की जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, उसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। हुतू समुदाय के लोगों ने तुत्सी समुदाय के लोगों को कॉकरोचेस और स्नेक्स की तरह मारना शुरू कर दिया। पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा था, हस्बैंड अपनी वाइफ्स को मार रहे थे क्योंकि वो तुत्सी कम्युनिटी की थी। सड़कों पर खून बह रहा था, तुत्सी लोगों को बिना किसी दया के मारा काटा जा रहा था। उन्हें स्कूल्स, चर्चों, अस्पतालों और यहाँ तक कि जेलों में भी मार दिया गया। तुत्सी कम्युनिटी की महिलाओं और बच्चों के साथ मासिस ने बलात्कार किया और उन्हें मार डाला। और ऐसा लगातार 100 दिन तक चलता रहा। 100 दिन के अंदर ही 8 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार हो चुका था। और ऐसा क्यों हुआ? वेल, इसके कई बड़े रीजंस हैं, लेकिन डीह्यूमनाइजेशन उनमें से एक इम्पोर्टेंट रीजन है। बिकॉज इफ यू सी समवन एज लेस देन ए ह्यूमन, इट्स इजियर टू जस्टिफाई हार्म। डीह्यूमनाइजेशन कई बारी लोग सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी करते हैं, जैसे कि मास्क पहन लेंगे या फिर एनोनिमस यूजर नेम के थ्रू जो मन चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे या उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, लोगों को बुरा भला बोलेंगे और अपने भीतर की गंदगी सामने रख देंगे। प्लस इसके साथ ही एक बहुत हार्मफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग या फिर कलेक्टिव ब्लाइंडफोल्डनेस। दोस्तों, कई बारी आपने देखा होगा कि हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिसमें ना चाहते हुए भी हम वो काम कर देते हैं जो आसपास के सभी लोग कर रहे होते हैं। आप कई बारी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां सारे लोग यस बोल रहे हैं, इसलिए आप भी यस बोल देते हैं। सोसाइटी में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कुछ अलग करने का है, फिर भी आप ना चाहते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ग्रुप प्रेशर की वजह से। आपने नोटिस किया होगा कि कई बारी हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में होते हैं तो ऐसी चीजें कर देते हैं जो थोड़ी स्टूपिड टाइप की होती हैं। हम अकेले होते तो शायद वो काम या चीज नहीं करते। वेल, ऐसा होता है ग्रुप थिंकिंग की वजह से, क्योंकि कलेक्टिवली जब हम ग्रुप थिंकिंग में होते हैं तो कई बार हमारा IQ थोड़ा कम हो जाता है और हम भी वही करने लगते हैं जो ग्रुप के बाकी लोग कर रहे होते हैं। नाउ ये चीज छोटे मोटे लेवल पर तो प्रॉब्लम वाली नहीं है, लेकिन यही चीज अगर बड़े लेवल पर हो तो बहुत नुकसान भी कर सकती है। वेल, इसी से रिलेटेड एक रियल लाइफ इंसिडेंट देखने को मिला जनवरी 1986 में, जब एक स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर हुआ था ग्रुप थिंकिंग की वजह से। तो हुआ ये था कि जो नासा के इंजीनियर्स थे उन्होंने रॉकेट लॉन्च से पहले एक कंसर्न रेज किया कि जो रॉकेट की ओरिंग से उनकी सील फेल हो रही है ठंडे वेदर के कारण। और ये चीज उन्होंने लॉन्च डे के दिन ही बताई थी। उन्होंने बताया कि लो टेम्परेचर की वजह से सील मेल फंक्शन कर सकती है, जिसके कारण कोई बड़ा डिजास्टर हो सकता है। बावजूद इसके नासा ने रॉकेट लॉन्च किया क्योंकि लॉन्च कई दिनों से डिले हो रहा था। एक्चुअली में ये लॉन्च 23 जनवरी 1986 को होना था, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण ये डिले होता गया। और सबकी एक कलेक्टिव थिंकिंग थी कि चलो इसे आज यानी कि 28 जनवरी 1986 को ही लॉन्च करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब इसकी वजह से पता है क्या हुआ? वो लॉन्चर कुछ देर तक तो ठीक चला, लेकिन 73 सेकंड्स के बाद वो ब्लास्ट हो गया और उसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। नाउ ग्रुप थिंकिंग जो होती है वो कई बारी एक प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हम ग्रुप के अगेंस्ट जाके कोई एक्शन नहीं ले पाते, चाहे फिर वो ग्रुप गलत ही क्यों न हो। इससे हम एक लेसन सीख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज एक बड़ा ग्रुप कोई बात बोल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। और कई बारी ग्रुप में होने की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आएगा, बट उस टाइम आपको खड़े रहना है और आपको याद रखना है कि एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिससे आपको लड़ना है और गलत के खिलाफ फिर भी आवाज उठानी है। क्रश्ड स्टार। आपने देखा होगा कि कई बार आपके दोस्त या रिलेटिव्स में एक इंसान ऐसा होता था जो एक टाइम पर स्टार जैसा था, जिसे लोग बहुत ज्यादा अटेंशन देते थे, बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन किसी कारणवश उसका जो पहले वाला रुतबा था वो कम हो गया है। अब लोग उसे उतना भाव नहीं देते, लोग उसे उतना अटेंशन भी नहीं दे रहे जितना उसे पहले आदत थी। नाउ ये टाइप के जो लोग होते हैं वो जिंदगी जीते जीते सीख तो लेते हैं कि अब उन्हें उतनी अटेंशन नहीं मिलने वाली, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें कहीं ना कहीं वो अटेंशन की क्रेविंग आज भी होती है और इन्हें बोलते हैं द क्रश्ड स्टार। इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें? इन्हें ढूंढना बहुत आसान होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अगर पार्टी में आप थोड़ी सी भी लाइमलाइट दे दोगे तो वो उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो तो वो अपने बारे में बातें करने लग जाते हैं, अपनी बड़ाई खुद से करने लगते हैं। और कई बारी तो ये अल्कोहल पीने के बाद चुप भी नहीं बढ़ते, सिर्फ अपने बारे में बातें करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सेड्यूस कैसे करें? वेल, अगर आपका विक्टिम इस टाइप का इंसान है तो उन्हें बस आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है। उन्हें ऐसा फील कराना है कि वो पार्टी की जान है, वही यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन है। उनसे उनकी स्टोरीज पूछो, खुद के बारे में बोलने का उन्हें मौका दो और एक बार ये फ्लो में आ गए तो चुप नहीं पड़ेंगे और आपके इतना करते ही आपके पीछे पागल हो जाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें वो चीज फील करा दी है जिसके लिए वो काफी टाइम से क्रेव कर रहे थे। लेकिन अगर आप एक डैंडी टाइप के इंसान हैं जिसे खुद की
तारीफें सुनना बहुत पसंद है, तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि ये आप दोनों में एक कंपटीशन क्रिएट कर देगा जिसका रिजल्ट काफी खराब हो सकता है। नंबर 2, द नोवाइस। ये यूजुअली काफी शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, थोड़े ऑकवर्ड टाइप के होते हैं, जो इतना खुल के जिंदगी नहीं जीते, काफी दब के जीते हैं। लेकिन हाँ, ये क्यूरियस बहुत होते हैं। इन्हें बुक्स पढ़ना पसंद होता है, इंटरनेट पर अलग अलग चीजों के बारे में सर्च करना पसंद होता है। पूरी दुनिया को लगता है कि ये लोग बहुत ही शांत टाइप के लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लोग शांत नहीं होते, बस ये लोग दबे हुए रहते हैं और सही इंसान के साथ खुलते भी बहुत हैं। इनके अंदर एक शैतान छुपा हुआ होता है जिसे बस निकलने की देर होती है। इस टाइप में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। एंड गेस व्हाट, वो जो आवारा टाइप के लड़के होते हैं ना, वो यही चीज करने में उनकी हेल्प करते हैं। इसीलिए आपने काफी सुना भी होगा कि लड़कियां आवारा टाइप के लड़कों को क्यों ज्यादा पसंद करती हैं। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग उनके अंदर के शैतान को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसी वजह से अधिकतर लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। नाउ इस तरह के किसी इंसान को अगर आपको सेड्यूस करना होता है तो आपको उन्हें बस एक्सप्लोर कराना होता है, उनको खुलने में हेल्प करानी होती है, जिसके लिए आप उन्हें नए नए एक्सपीरियंस करा सकते हैं। मे बी ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां उन्हें लोग जज ना करें। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको उन्हें फील कराना है कि आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा सख्त और रूड हो। आप काफी चाइल्डिश और फनी भी हो, जिससे कि उन्हें सेफ फील होगा और वो ओपन होना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 3, द लोनली लीडर। आपने कई सारे पावरफुल लोगों को देखा होगा, सीईओज, यूट्यूबर्स, आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स। ये सब लोग दूसरों से अलग नहीं होते, बट कई बार लोग उनको दूसरों से काफी अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि इन लोगों को पसंद भी आता है और नहीं भी। अगर ऐसे टाइप के लोगों में आप इंटरेस्टेड हो तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप बस ये बातें याद रखो। यूजुअली जब लोग इनसे मिलने आते हैं तो वो कुछ न कुछ काम से आते हैं या कुछ न कुछ मांगने आते हैं, और इस वजह से इनके अंदर हमेशा एक डाउट सा होता है, एक गुस्सा होता है, क्योंकि सब इनके स्टेटस और इनकी पावर की वजह से इनके पास आना चाहते हैं। इसीलिए कई बार ये काफी लोनली फील करते हैं और इस चीज को वो कई बार कम्युनिकेट भी करते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे टाइप के इंसान को सेड्यूस करना चाहते हो तो जितना हो सके उतना ट्राई करो उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करने का। ऐसे लोगों की अगर आप झूठी तारीफ भी करते हो तो ये चीज वो काफी इजीली पता कर लेते हैं और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो आप इनको झूठी तारीफें या बेवजह सुपीरियर फील कराने की कोशिश ना करें। ट्राई करो उन्हें इक्वली ट्रीट करने का। आपको ऐसे लोगों के साथ एकदम बिंदास और ब्लंट रहना चाहिए। ऐसे डिफरेंट बिहेवियर जब आप उनके सामने करोगे तो ये चीज उनको काफी यूनिक और एक्साइटिंग लगेगी। लेकिन ऐसे टाइप के लोग काफी हार्डेस्ट होते हैं सेड्यूस करने के लिए, क्योंकि यूजुअली इनके पास काफी कम टाइम होता है, इतनी एनर्जी भी नहीं बचती। ये बहुत ही बिजी टाइप के लोग होते हैं, प्लस ये लोग बहुत ही क्लेवर और स्मार्ट भी होते हैं। सो इनको सेड्यूस करने के लिए आप जितना जेन्युइन रहोगे उतना बेटर हो सकता है। नंबर 1, द सायरन। दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी में एक क्रिएचर था जिसे बोलते हैं सायरन। नाउ सायरन क्या होता है? वेल, सायरन एक अट्रैक्टिव तरीके के क्रिएचर होते थे जो यूजुअली समुद्रों में पाए जाते थे। जब सेलर्स अपने किसी रास्ते पे जा रहे होते थे या तूफान वगैरह में फंस जाते थे, तब अचानक से सेलर्स को एक मीठी मधुर सी आवाज सुनाई देती थी, और ये म्यूजिक इतना ज्यादा पावरफुल होता था, इतना ज्यादा सेडक्टिव होता था कि लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ उस म्यूजिक पर अटक जाता था। उन लोगों का आसपास की सारी चीजों से फोकस हट जाता था। कई बार तो जो कैप्टन होता था वो उन्हें कमांड भी करता था कि शिप चलाओ, शिप पर फोकस करो, लेकिन वो लोग उस सायरन की आवाज से इतना अट्रैक्ट हो जाते थे कि बाकी सारी चीजें उनके लिए ब्लैंक हो जाती थी। उन्हें कोई और आवाज सुनाई ही नहीं देती थी, और ऐसे ही कई सारे लोग उस आवाज का पीछा करते करते समुद्र में कूद जाते थे और मर जाते थे उस मधुर आवाज को सुनते सुनते। नाउ इसी माइथोलॉजिकल क्रिएचर से इंस्पायर होकर रॉबर्ट ग्रीन ने बताया कि सायरन बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक इंसान की अल्टीमेट फैंटेसी होते हैं। एक कॉन्फिडेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव, सेक्सुअल और डेंजरस। ये यूजुअली फीमेल्स होती हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव और सेक्सुअल होती है। एक ऐसी लड़की जो अपनी क्लोथिंग और मेकअप से अपने आप को और भी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव बनाती है, जो भीड़ में भी अलग दिखती है अपने मेकअप और क्लोथिंग की वजह से। लोगों की अटेंशन अपने आप इन पर खींची चली जाती है। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट होती है, तो अपनी फेमिनिटी को एक्स्ट्रा शो करती है। हाँ, ये लोग पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होते, बट स्टिल ये जिस भी चीज में अच्छे होते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शो करते हैं और लोगों के सामने लेकर आते हैं। बहुत सारी इंस्टाग्राम मॉडल्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। नाउ इस टाइप के लोग सेड्यूसर कैटेगरी में नंबर 1 पर आते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल अवेयरनेस होती है वो कई बार हमारे रेशनल ब्रेन को ओवर पावर कर देती है, जिससे कि उस मोमेंट में लॉजिकली सोच पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पागल रहते हैं और कई बार तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग भी इनके शिकार बनते हैं। इनका डिसएडवांटेज बस यही है कि एज बढ़ने के साथ साथ इनका जो पावर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो कॉन्फिडेंस इन्हें इनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से मिलता था वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो पहले के टाइम की
एक्ट्रेसेस थी जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जिनके पीछे लोग पागल हुए फिरते थे। आज उन्हें कोई ठीक से नोटिस तक नहीं करता। सायरन में हमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखने को मिलता है जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा का। जूलियस सीजर एक बहुत ही बड़े राजा थे और क्लियोपैट्रा एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि लोग उन्हें गॉडेस का दर्जा देने लग जाते थे और यही जो उनकी ब्यूटी थी वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शो करती थी, जिसकी हेल्प से ही क्लियोपैट्रा ने जूलियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और उसे इतना सेड्यूस कर दिया कि जब रोम के ऊपर अटैक हो रहा था तब भी जूलियस ने ये जरूरी नहीं समझा कि उसे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी बजाय वो इजिप्ट में क्लियोपैट्रा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड गेस व्हाट, 44 बीसी में उसका मर्डर हो गया और उसके बाद जिसने उस राज्य को जीता, मार्क एंटोनी, वो फिर क्लियोपैट्रा का दूसरा विक्टिम बना। नंबर 2, द आइडियल लवर। द आइडियल लवर वो होते हैं जो किसी भी लड़के या लड़की की अल्टीमेट फैंटेसी होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैसानोवा है, जिन्हें वन ऑफ द बेस्ट सेड्यूसर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। कैसानोवा जो थे वो लोगों को स्टडी करते थे, वो विमेन को स्टडी करते थे, वो देखते थे कि एक औरत की लाइफ में क्या चीज मिसिंग है और फिर ज्यादा वर्ड्स पर फोकस करने के बजाय वो बिहेवियर पर ज्यादा फोकस करते थे ताकि वो उस लड़की की उन डिजायर्स को फुलफिल कर सके जो उसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सुंदर औरत क्राउड में बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ, जिसके कुछ टाइम बाद उसकी नजर एक हैंडसम मैन पर पड़ती है और वो हैंडसम आदमी था कैसानोवा। कैसानोवा ने तब वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद वो उस ब्यूटीफुल वुमेन के पास गए और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। बातों ही बातों में उस वुमेन ने कैसानोवा को बॉलरूम डांस के लिए इनवाइट कर दिया और कैसानोवा एग्री हो गए, बट उन्होंने एक शर्त भी रखी कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही डांस करूंगा। कैसानोवा बहुत ही बोल्ड और जेंटल थे और यही चीज उनकी पर्सनैलिटी को काफी यूनिक बनाती थी। नाउ बॉल नाइट की रात जब वो दोनों डांस कर रहे थे तो वो औरत कैसानोवा से अफेक्शनेट हो गई और वो उन्हें अपने साथ डिनर पर लेकर गई और जैसे ही उसके हस्बैंड कहीं बाहर गए तो उसने कैसानोवा को अपना घर दिखाना स्टार्ट किया। उसने बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताई और बातों ही बातों में उसने ये भी बताया कि उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो थोड़ा रिलीजियस हो, जो उनके साथ प्रेयर कर सके। और ऐसी ही कई सारी बातों में कैसानोवा ने नोटिस किया कि ये जो औरत थी उसकी लाइफ में जो एक चीज सबसे ज्यादा मिसिंग थी वो था थ्रिल, जो कि अधिकतर महिलाओं की लाइफ में मिसिंग ही होता है। उस औरत की लाइफ काफी बोरिंग चल रही थी अपने हस्बैंड के साथ, प्लस उसे एक रिलीजियस इंसान पसंद था। इसीलिए कैसानोवा ने ये चीज समझी और अगले ही दिन जब वो उस औरत के घर पर गए तो फौरन जाकर उन्होंने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। ना औरत को ये देखकर काफी शॉकिंग लगा, बट एट द सेम टाइम उसे बहुत अच्छा भी लगा कि कैसानोवा भी एक रिलीजियस इंसान बन रहे हैं। और तभी कैसानोवा ने अपने मूव्स खेलना स्टार्ट किए और उस औरत को इनवाइट किया कि वो उनसे चोरी छुपे मिले। और ये चीज उस औरत के लिए काफी थ्रिलिंग थी, जो कि उसकी बोरिंग लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ ले जा रही थी। इसलिए वो धीरे धीरे कैसानोवा के प्यार में फंसती गई और फिर उसने अपने हस्बैंड को भी चीट किया। नाउ कैसानोवा को ग्रेटेस्ट सेड्यूसर ऑफ ऑल टाइम इसलिए कहा जाता है कि जो भी औरत उनके टच में आती थी वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी उसके प्यार में गिरने से। वेल, कैसानोवा सिंपल 2 स्ट्रेटेजीज का यूज करते थे किसी भी वुमेन को सेड्यूस करने के लिए। पहला, बातों ही बातों में वो ऑब्जर्व करते थे कि सामने वाली लड़की की लाइफ में क्या चीज मिसिंग है, क्या प्रॉब्लम है जो उसकी जिंदगी में चल रही है। और दूसरा, जैसे ही उसे पता चलता था कि क्या चीज मिसिंग है तो वो उस चीज को लड़की का एक आइडियल लवर बन के उसकी नीड्स को फुलफिल करते थे, जिससे कि उस लड़की को लगता था कि वो अपनी फैंटेसी जी रही है। नंबर 1, द रेक। दोस्तों, जिस तरह सायरन का पावर होता है उनकी ब्यूटी, वैसे ही रेक टाइप के जो सेड्यूसर्स होते हैं उनकी पावर होती है उनका बर्निंग डिजायर। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं एक लड़की को पाने के लिए या फिर अपनी बर्निंग डिजायर को पूरा करने के लिए। किसी भी तरह का रिस्क उठाने को तैयार होते हैं, किसी भी डेंजर का सामना करने को तैयार होते हैं। और इसका एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल है ड्यूक डी रिचेलियो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो वुमेन को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते थे। वो एक्सट्रीमली बोल्ड और फनी थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम मोसेले ड्यूक वोलायस एक हाई क्लास वुमेन थी और उनके पापा चाहते थे कि उनकी शादी किसी हायर क्लास लड़के के साथ हो। नाउ एक दिन पेरिस में जब मेटा मेसोली वॉक कर रही थी तब उन्होंने दूर खड़े एक इंसान को देखा जो कॉन्स्टेंटली उन्हें घूर रहा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ड्यूक डी रिचेलियो ही था। अब देखो, क्योंकि मैडम मेसोली एक हाई क्लास वुमेन थी तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि एक लो क्लास आदमी हाई क्लास की वुमेन या मैन के साथ आंख मिलाए, बट ड्यूक ऐसा नहीं था। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था उस लड़की को देखने से, जो कि उसके लिए काफी खतरनाक था और ऐसा करना उसकी जान भी ले सकता था। बट स्टिल वो उस लड़की को देखता रहा और उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। नाउ जब मेटा मेसोली की नजर ड्यूक पर पड़ी तो फौरन जो भी उनकी फ्रेंड्स थी जो कि उनके आसपास ही थी, उन्होंने उसे बता दिया कि जो सामने वाला इंसान है वो जरा भी उनके मैच का नहीं है। आप एक हाई क्लास वुमन हो जबकि ड्यूक एक हार्ट ब्रेकर है। इसलिए मेटा मेसोली ने उसे इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। लेकिन फिर एक दिन जब मेटा मेसोली वॉक पर निकली तो वहाँ उन्होंने दोबारा से ड्यूक को नोटिस किया। अगेन ड्यूक ने उनके साथ आई कांटेक्ट किया जो कि काफी एक्साइटिंग
इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन फिर भी मेटा मैसोली ने उस ड्यूक को इग्नोर किया। नाउ ये चीज उसके लिए काफी खतरनाक थी, ड्यूक की इसमें जान भी जा सकती थी, बट स्टिल उन्होंने लेटर्स लिखना जारी रखा। वो मैडम को ये दिखाना चाहता था कि वो उन्हें कितना पसंद करता है। नाउ ऑब्वियसली मैडम अपने डैड को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो ड्यूक से थोड़ी दूरी रख रही थी। बट फिर एक दिन अचानक एक नई मेड मेटा मैसोली के रूप में आती है। जब मेड अपने चेहरे से अपना स्कार्फ हटाती है, तब वो देखती है कि ये तो ड्यूक है। अगेन ये जो चीज थी ड्यूक के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बट स्टिल क्योंकि ड्यूक का जो बर्निंग डिजायर है वो इतना ज्यादा था कि वो उस मैडम के पीछे पागल हो चुका था और अपनी जान की फिक्र किए बिना वो मैडम के घर तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से फिर मेटा मैसोली को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई और वो दोनों साथ में रहे और दोनों छिप छिप कर मिलने लग गए। और फिर जब ये बात उनके पापा को पता चली कि ड्यूक ने उनके पास में ही घर ले लिया है जहाँ पर वो लोग मिला करते हैं, इसके बावजूद भी मैसोली उसके पास मिलने जाती थी, जो कि मैसोली के लिए काफी थ्रिलिंग था। बट बाद में क्या हुआ, ड्यूक बेसिकली उनसे बोर हो गए और उसने बाद में फिर मेटा मैसोली का दिल तोड़ दिया। नाउ रेक यूजुअली ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं अपने बर्निंग डिजायर्स को पूरा करने के लिए। वो किसी का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी विश्वास तोड़ सकते हैं अपनी बर्निंग डिजायर्स को पूरा करने के लिए, और यही चीज कई बारी लोगों या लड़कियों को अट्रैक्ट कर देती है उनकी तरफ। नंबर 2, द कोकेट। ये लोग बेसिकली वो टाइप के लोग होते हैं जो बहुत इजी नहीं होते। ये खुद दूसरों को सेड्यूस करने के बजाय सामने वाले इंसान को सेड्यूस करने का मौका देते हैं। ये लोग डिलेड सेटिस्फेक्शन, इस चीज को बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये लोग पेंडुलम की तरह होते हैं, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी हॉट तो कभी कोल्ड। कुछ टाइम ये लोग लव दिखाते हैं सामने वाले इंसान को और कुछ टाइम ये कोल्ड हो जाते हैं, मतलब कि अपना लव हटा लेते हैं सामने वाले इंसान से। उनको अटेंशन नहीं देते, उनको प्यार नहीं करते, और ये चीज कई बारी सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर देती है। इनफैक्ट सामने वाले इंसान को डेस्परेट कर देती है। कोकेट थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट भी होते हैं, और ये लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस बात को समझते हैं कि जो डेस्परेशन होती है ना, वो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है। कई बार ये लोग नेचुरली भी डेस्परेट होते हैं और सामने वाले इंसान को मैक्सिमम टाइम एफर्ट करने देते हैं, और इन्हीं सारी चीजों से ये लोग कई बार बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, और मिस्टीरियस चीजें इंसानों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट का है, जो एम्प्रेस जोसेफिन के प्यार में एकदम पागल हो गए थे। और जोसेफिन जो थी वो कभी ऐसा दिखाती थी कि उन्हें नेपोलियन में काफी इंटरेस्ट है, अच्छे से बात करती थी, अच्छे से बिहेव करती थी। लेकिन जब नेपोलियन कभी बाहर चले जाते थे और वहाँ से जोसेफिन के लिए लेटर लिखते थे, तो वो उन लेटर्स का रिप्लाई नहीं करते थे। नाउ नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े लीडर होने के बाद भी जब जोसेफिन ऐसा करती थी कि उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, तो ये चीज उन्हें सबकॉन्शियसली जोसेफिन की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कराती थी। नेपोलियन ने जोसेफिन के लिए बहुत सारी चीजें करी, जिसकी वजह से कई बार वो नेपोलियन की तरफ अट्रैक्ट भी हुई, इनफैक्ट शादी भी कर ली। बट स्टिल शादी के बाद भी उनका नेचर ऐसा ही था। इनफैक्ट 2 दिन बाद जब नेपोलियन इटली के वॉर कैंपेन में चले गए थे, तो तब भी वो उनके लेटर्स का रिप्लाई नहीं करती थी। और वहीं जो दूसरी तरफ नेपोलियन थे, वो उनको कुछ ऐसे लेटर्स लिखते थे कि लाइक, यू आर द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ माई थॉट, माई इमेजिनेशन इटसेल्फ इन गेसिंग व्हाट यू आर डूइंग। अब देखो, जो नेपोलियन थे वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो जोसेफिन थी वो एकदम हॉट एंड कोल्ड नेचर की थी, जो एक्चुअली कोकेट का नेचर भी होता है। और ये चीज काफी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री, और बहुत ही इजीली किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाना, उन्हें वो चीज ना देना जो सामने वाला चाहता है, चीजों को थोड़ा डिले करना, और यही चीज सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा सेड्यूस करती है, और कोकेट इसी चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। नंबर 3, द चार्मर। दोस्तों, चार्मर वो लोग होते हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेटर भी बोल सकते हो। ये लोग बहुत ही शातिर होते हैं क्योंकि ये सामने वाले इंसान का मूड बहुत ही अच्छे से सही कर सकते हैं, उन्हें कंफर्ट और प्लेजर देके। ये वो लोग होते हैं जो अपने ऊपर फोकस ना करके बल्कि सामने वाले इंसान पर फोकस करते हैं, और ये चीज कई बार सामने वाले इंसान को उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करा देती है, क्योंकि हर इंसान को अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना होता है, और चार्मर्स सामने वाले इंसान को ये चीज बहुत अच्छे से करने देते हैं। वो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान पूरी तरह से इनके सामने खुल जाता है। चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, वो लोग खुद लाइमलाइट में आने से ज्यादा सामने वाले इंसान को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज उन्हें कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पता होती है कि लोग हमेशा खुद लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। वो लोगों के मूड स्विंग्स, करंट सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको अटेंशन देते हैं, और ये चीज कई बारी बहुत पावरफुल सेड्यूसर हो सकती है, क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो लिमिटेड ही होती है और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आपका जो चार्म है वो एजलेस होता है, और यही चीज कई बारी लोगों पर काम करती है, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।